क्या आपको लगता है कि एक मोबाइल फोन से किसी की जिंदगी बदल सकती है? अगर नहीं, तो फिर यह कहानी सिर्फ आपके लिए। गेम का सुल्तान में अब सुनिए, बर्बादी की राह पर। आज से दशकों पहले, जब दुनिया ने पहली बार अपनी आंखों के सामने आसमान को फटते हुए देखा था, तब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इंसानियत का भविष्य हमेशा के लिए बदल जाएगा। आसमान में उठने वाले उन भयानक तूफानों को डायमेंशनल स्टॉर्म्स का नाम दिया गया। इन तूफानों ने हमारी हरी भरी धरती को चीरकर अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, जिन्हें आज दुनिया डायमेंशनल जोन्स के नाम से जानती है। इन जोन्स के अंदर का नजारा किसी बुरे सपने जैसा था, जहां एक तरफ खूंखार डीमन, रोंगटे खड़े कर देने वाले एंजू, विशालकाय राक्षस और रूह कंपा देने वाले भूत प्रेत पनप रहे थे। वहीं दूसरी ओर कुछ जोन्स में चमकते हुए फरिश्ते और पाताल से निकले शैतान भी मौजूद थे। न जाने कैसे कैसे अजीबोगरीब और खौफनाक जीव इन जोन्स में अपना घर बना चुके थे। दुनिया के नियम बदल चुके थे। अब इंसानियत के पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, शिकार करो या शिकार बन जाओ। इन्हीं खतरनाक जीवों का शिकार करके इंसान उनकी जादुई शक्तियां हासिल करता था और खुद को ताकतवर बनाता था। विक्रमगढ़ हाई स्कूल की एक पुरानी और खामोश क्लासरूम में अधपके बालों वाले मिस्टर वर्मा क्लास में लेक्चर दे रहे थे। बाहर सूरज की तेज किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं, लेकिन मिस्टर वर्मा के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। उनके हाथ में सफेद चौक का टुकड़ा था और वो ब्लैक बोर्ड पर डायमेंशनल जोन्स के खतरे समझा रहे थे। लेकिन उनकी नजरें बार बार ब्लैक बोर्ड से हटकर क्लास के सबसे पिछले कोने वाली सीट पर जा टिकती थीं। बाकी सारे स्टूडेंट्स तो एकदम ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। कोई अपनी नोटबुक में पन्ने पलट रहा था, तो कोई एकाग्रता से मिस्टर वर्मा के हर एक शब्द को अपने दिमाग में बैठा रहा था। लेकिन उस अंधेरे कोने में बैठा लड़का, उसने दुनिया को दिखाने के लिए अपने सामने डायमेंशनल हिस्ट्री की एक मोटी सी किताब तो खोल रखी थी, पर असल में वो अपना सिर उस लकड़ी की टेबल पर रखकर बहुत ही आराम से सो रहा था। बीच बीच में उसके मुंह से निकलने वाले हल्के खर्राटों की आवाज उस शांत क्लासरूम में गूंज रही थी, जो मिस्टर वर्मा के कानों में किसी हथौड़े की तरह बज रही थी। मिस्टर वर्मा ने धीरे से अपना सिर हिलाया, उनके हाथ से चौक छूटकर नीचे गिर गया और उन्होंने मन ही मन एक बहुत ही ठंडी और गहरी सांस भरी। क्या फायदा ऐसे बेमिसाल टैलेंट का? बस जिंदगी में एक छोटी सी हार क्या मिली? इस लड़के ने तो मैदान ही छोड़ दिया, हथियार ही डाल दिए। अगर एक हार से इसे इतना ही टूटना था, तो हमारे पुराने प्रिंसिपल शर्मा जी ने इसकी इतनी तारीफें क्यों की थीं? मुझे तो अब उनकी बातों पर भी शक होने लगा है। मिस्टर वर्मा के दिल में निराशा का समंदर उमड़ रहा था। उन्हें बॉलीवुड का वो मशहूर डायलॉग याद आ रहा था, जो उस लड़के पर एकदम सटीक बैठता था। जो डर गया, समझो मर गया। और उन्हें लग रहा था कि यह लड़का अंदर से पूरी तरह मर चुका है। मिस्टर वर्मा को आज भी वो दिन अच्छी तरह याद था। वो सर्दियों की एक सर्द सुबह थी, जब रिटायर होने से ठीक एक दिन पहले प्रिंसिपल शर्मा जी ने उन्हें अपने केबिन में बुलाया था। मिस्टर वर्मा जब उस टेबल पर सोते हुए लड़के को देखते, जिसके मुंह के कोने से अब लार टपक कर किताब के पन्नों को गीला कर रही थी, तो उनका दिल बैठ सा जाता था। उस दिन प्रिंसिपल शर्मा जी की आंखों में एक अलग ही गर्व और चमक थी। उन्होंने अपनी गर्म चाय का कप नीचे रखते हुए कहा था, वर्मा जी, मैंने अपनी इस लंबी जिंदगी में और अपने इस लंबे करियर में बहुत से जीनियस देखे हैं। एक से बढ़कर एक धुरंधर आए और गए, लेकिन सच कहूं तो इस दुनिया में जीनियस सिर्फ दो ही तरह के होते हैं। दो तरह के? वो कैसे सर? मिस्टर वर्मा ने उस वक्त बड़ी हैरानी से पूछा था। प्रिंसिपल साहब के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई थी। उन्होंने खिड़की से बाहर मैदान में अकेले खड़े उस लड़के की तरफ इशारा करते हुए एक बहुत ही कड़क आवाज में कहा था, झुंड में तो सुअर आते हैं वर्मा जी, शेर अकेला आता है। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, एक तरफ होते हैं बाकी सारे जीनियस, जो झुंड में अपनी पहचान बनाते हैं, और दूसरी तरफ होता है अकेला आर्यन। वो इस स्कूल का ही नहीं, पूरे शहर का शेर है।
प्रिंसिपल साहब के ये भारी भरकम शब्द मिस्टर वर्मा के दिल और दिमाग में बहुत गहराई तक घर कर गए थे। उन्हें लगा था कि आर्यन नाम का ये लड़का एक दिन आसमान के सारे तारे तोड़ लाएगा। लेकिन आज वही लड़का जिसकी तारीफों के पुल शर्मा जी ने इतनी शान से बांधे थे, आज क्लास का सबसे बिगड़ा हुआ, सबसे नाकारा और सबसे गया गुजरा स्टूडेंट बन चुका था। उसे अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने भविष्य या दुनिया के खत्म होने से कोई मतलब नहीं था। क्लास में घोड़े बेचकर सोना और क्लास खत्म होते ही बाहर जाकर अपने मोबाइल फोन में पागलों की तरह गेम खेलना, बस यही उसकी छोटी सी दुनिया बन गई थी। मिस्टर वर्मा ने पहले भी कई बार आर्यन को अकेले में बिठाकर समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने उसे हिम्मत देने की कोशिश की थी ताकि वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उन्होंने उसे कई बार कहा था, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं आर्यन, तू बाजीगर बन। लेकिन उनकी ये सारी कोशिशें और मोटिवेशनल बातें बिल्कुल बेकार गईं। आर्यन वैसा का वैसा ही रहा जैसे किसी पत्थर पर पानी की बूंदें गिरकर फिसल जाती हैं। क्लास में सोना, बाहर गेम खेलना, जैसे उसने खुद को सुधारने और इस दुनिया से लड़ने की सारी उम्मीदें ही हमेशा के लिए छोड़ दी हो। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। तभी अचानक स्कूल की पुरानी घंटी जोर जोर से बजने लगी। जैसे ही क्लास खत्म होने की वो घंटी बजी, आर्यन का शरीर ऐसे सीधा हुआ जैसे उसे 440 वोल्ट का कोई तेज करंट लग गया हो। उसकी आंखें झटके से खुली। नींद से जागते ही उसने बिना अपनी किताब बंद किए, बिना पीछे पलटकर किसी की तरफ देखे, अपना फोन जेब से निकाला और किसी तूफान की तरह क्लास से बाहर की ओर दौड़ लगा दी। ये नजारा देखकर मिस्टर वर्मा का बचा खुचा दिल और भी निराश हो गया। वो अपना चश्मा उतारते हुए धीरे से बुदबुदाए, प्रिंसिपल साहब, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, पर ये लड़का अब सुधरने वाला नहीं। ये पूरी तरह से एक बर्बाद केस है। मुझे लगता था कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, लेकिन इस लड़के की पिक्चर तो इंटरवल से पहले ही फ्लॉप हो गई। उधर आर्यन लगभग दौड़ते हुए, हांफता हुआ स्कूल की पुरानी बिल्डिंग से बाहर निकला। वो स्कूल के एक ऐसे सुनसान और वीरान कोने में जा पहुंचा जहां सालों से कोई आता जाता नहीं था। वहां टूटी हुई कुर्सियां और कुछ पुरानी मशीनें पड़ी थीं। यह जगह उसके लिए एक सुरक्षित पनाहगाह थी। उसे बहुत अच्छी तरह पता था कि उसके टीचर्स, उसके क्लासमेट्स और विक्रमगढ़ का हर इंसान उसे किस अजीब, तरस खाने वाली और नफरत भरी नजर से देखता है। लेकिन आर्यन के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसे इन दुनिया वालों की बातों से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था। उसके दिमाग में बस एक ही आवाज गूंजती थी, मेरे बारे में इतना मत सोचना, दिल में आता हूं, समझ में नहीं। सबको यही लगता था कि आर्यन स्कूल में हुई उस एक हार के सदमे में पूरी तरह से टूट चुका है और इसीलिए वो ऐसा डिप्रेशन का शिकार हो गया है। लेकिन सच्चाई तो सिर्फ और सिर्फ वो खुद जानता था। उस हार को तो वो कब का अपने दिमाग से निकालकर कचरे के डिब्बे में फेंक चुका था। उसकी इस तथाकथित बर्बादी और दुनिया से कट जाने के पीछे एक ऐसा गहरा राज छिपा था जिसे वो आज तक खुद भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। उसने गहरी सांस ली, चारों तरफ नजर घुमाई, यह पक्का करने के लिए कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है, और फिर अपनी जेब से अपना फोन बाहर निकाला। उसने फोन की स्क्रीन अनलॉक की और झट से एक गेम चालू किया। उस गेम का नाम था चींटियों का छत्ता, एंट एस नेस्ट। गेम शुरू होते ही कुछ ही सेकंड्स में फोन की स्क्रीन का नजारा बदल गया। स्क्रीन पर एक बहुत ही भयानक, अंधेरी और खौफनाक चींटी की बस्ती का नजारा दिखने लगा। उस बस्ती के टेढ़े मेढ़े और मिट्टी के रास्तों पर अनगिनत काली, लाल और जहरीली चींटियां रेंग रही थीं। उनकी बनावट इतनी असली लग रही थी कि किसी भी आम इंसान को उन्हें देखकर उल्टी आ जाए। जब आर्यन ने पूरी तरह से पक्का कर लिया कि आसपास परिंदा भी पर नहीं मार रहा है, तो उसने अपनी शर्ट के कॉलर में छिपी हुई एक नुकीली पिन निकाली। उसने बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के उस पिन को धीरे से अपनी उंगली के सिरे पर चुभा दिया। उंगली से लाल और गाढ़े खून की एक बूंद उभरी। उसने वो खून की बूंद बहुत ही सावधानी से फोन की स्क्रीन पर टपका दी और फिर अगले ही पल एक ऐसा जादू हुआ
जो विज्ञान और इस दुनिया की समझ से परे था। खून की वो ताजा बूंद स्क्रीन के अंदर ऐसे समा गई जैसे कोई सूखी जमीन पानी को सोख लेती है। खून के स्क्रीन में जाते ही गेम के अंदर लाल रंग की एक तेज रोशनी चमकी और खून के रंग का एक कैरेक्टर उस चींटियों के छत्ते के बीचों बीच खड़ा हो गया। वो कैरेक्टर हूबहू आर्यन की तरह लग रहा था, बस वो खून से बना हुआ था। उस कैरेक्टर के बगल में तुरंत एक होलोग्राफिक जैसी स्टेटस विंडो खुल गई, जिसमें हरे रंग के अक्षरों में कुछ जानकारी लिखी हुई थी। नाम आर्यन, उम्र 16 साल, लेवल मॉर्टल, स्ट्रेंथ 9, स्पीड 5, कॉन्स्टिट्यूशन 8, प्राइमोडियल एनर्जी 4, प्राइमोडियल एनर्जी 8, काया साधना, साथी जानवर कोई नहीं। डायमेंशनल स्टॉर्म्स के आने के बाद से दुनिया के सारे जीव और इंसान अपनी शक्तियों के आधार पर मुख्य रूप से 4 लेवल्स में बढ़ गए थे: मॉर्टल, लेजेंडरी, एपिक और मिथिकल। इंसान अपनी पैदाइश के समय इस लिस्ट में सबसे नीचे यानी मॉर्टल लेवल पर होते थे, जो सबसे कमजोर माने जाते थे। प्राइमोडियल एनर्जी आर्ट्स एक खास तरह की ध्यान और शरीर को मजबूत करने वाली कला की लगातार प्रैक्टिस करके ही इंसान अपने शरीर में शक्ति बढ़ा सकते थे और ऊंचे लेवल पर पहुंच सकते थे। लेकिन आर्यन को पता था कि सिर्फ प्रैक्टिस करके और पसीना बहाकर ताकत बढ़ाना बहुत ही धीमा, थका देने वाला और उबाऊ काम था। इसमें सालों लग जाते थे। इस नई दुनिया में असली और तेज तरक्की तो डायमेंशनल जीवों का शिकार करके और उनके मरने के बाद उनके शरीर से मिलने वाले चमकते हुए डायमेंशनल क्रिस्टल्स को अपने अंदर सोख कर ही होती थी। लेकिन यह जितना आसान लगता था, असल में उतना ही खौफनाक था। ये डायमेंशनल जीव खतरनाक जोन्स में रहते थे। उन जोन्स में बिना किसी मजबूत टीम के जाना सीधे सीधे मौत को दावत देने जैसा था। वहां हर पल मौत नाचती थी और हर कोई अपनी एक इकलौती जान को जोखिम में नहीं डालना चाहता था। ऊपर से सरकार ने एक बहुत ही सख्त कानून बना रखा था। 18 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, इन डायमेंशनल जोन्स में कदम नहीं रख सकता था। यह कानून बच्चों की जान बचाने के लिए था। आर्यन जो काया साधना नाम की एनर्जी आर्ट की प्रैक्टिस करता था, वो कोई आम आर्ट नहीं थी। वो एक ऐसी खास और मुश्किल प्राइमोडियल एनर्जी आर्ट थी जिसमें किसी बाहरी शक्ति या क्रिस्टल की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसमें बस अपने शरीर को आग की तरह तपाकर, अपनी हड्डियों को तोड़कर जोड़ने जितना दर्द सहकर ही अपने अंदर से एनर्जी पैदा की जाती थी। इस पूरे बड़े शहर विक्रमगढ़ के इतिहास में आर्यन अकेला ऐसा लड़का था जिसने सिर्फ 16 साल की छोटी सी उम्र में बिना किसी बाहरी मदद के, बिना किसी क्रिस्टल के, सिर्फ काया साधना की अंधी मेहनत से अपने अंदर प्राइमोडियल एनर्जी पैदा कर ली थी। वो एक चमत्कार था। उस समय स्कूल के हर एक टीचर, प्रिंसिपल और स्टूडेंट को पूरा यकीन था कि आर्यन भविष्य में इंसानियत के लिए कुछ बहुत बड़ा करेगा। वो एक मसीहा बनेगा। लेकिन फिर एक दिन स्कूल की कहानी में एक नया मोड़ आया। स्कूल में एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट आई। वो देखने में जितनी खूबसूरत थी उतनी ही खतरनाक भी। उसने आते ही पूरे स्कूल के सामने आर्यन को लड़ने का चैलेंज किया। सबको हैरान और सदमे में डालते हुए उस अनजान लड़की ने विक्रमगढ़ के सबसे बड़े जीनियस आर्यन को सिर्फ एक ही वार में जमीन पर धूल चटा दी। एक वार, और आर्यन चित्त। उस खौफनाक और शर्मनाक हार के बाद से ही आर्यन ने खुलेआम मेहनत करना छोड़ दिया और दुनिया की नजरों में बर्बादी की राह पर चल पड़ा। लोगों को लगा कि वो उस लड़की से मिली हार का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसका ईगो चकनाचूर हो गया है। लेकिन आर्यन जानता था कि उसकी इस खराब हालत का उस लड़की से या उस हार से कोई लेना देना नहीं था। इसकी असली वजह तो उसके हाथ में मौजूद ये रहस्यमयी और जादुई फोन था, जो उसे कुछ दिन पहले ही अपने पिता के पुराने सामान में मिला था। आर्यन ने अपने ख्यालों को झटक कर अपनी तेज नजरें फोन की स्क्रीन पर गड़ा दी। उसने अपने दोनों अंगूठों से स्क्रीन को कंट्रोल करना शुरू किया। गेम के अंदर उसका खूनी अवतार तेजी से आगे बढ़ा और उसने अपने हाथों से उन भयानक चींटियों पर हमला करना शुरू कर दिया। अब आएगा मजा, एक एक को चुन चुन के मारूंगा। आर्यन के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान तैर गई। गेम के अंदर
उसका खूनी अवतार पूरी बेदर्दी से चींटियों को कुचल रहा था। खून के फव्वारे छूट रहे थे। स्क्रीन के कोने में लगातार लाल रंग के नोटिफिकेशंस तेजी से आ रहे थे। एक मॉर्टल जीव बलशाली चींटी को मार गिराया। एक मॉर्टल जीव बलशाली चींटी को मार गिराया। एक मॉर्टल जीव बलशाली चींटी को मार गिराया। जैसे जैसे वो उन भद्दी चींटियों को मारता जा रहा था, उसे गेम खेलने का नशा चढ़ता जा रहा था। उसका अंगूठा स्क्रीन पर किसी मशीन की तरह चल रहा था। टिंग। लगभग 100 से ज्यादा अनगिनत चींटियों को बेरहमी से मारने के बाद अचानक फोन के स्पीकर से एक बहुत ही प्यारी और सुकून देने वाली घंटी की आवाज आई। स्क्रीन पर एक स्पेशल सुनहरा मैसेज चमका। एक मॉर्टल जीव बलशाली चींटी को मार गिराया। आपको एक प्राइमोर्डियल एनर्जी क्रिस्टल मिला है। आर्यन की गहरी काली आंखें खुशी से चमक उठी। उसने ध्यान से देखा कि स्क्रीन पर एक मरी हुई बड़ी चींटी की लाश के ठीक ऊपर एक हीरे जैसा पारदर्शी और सफेद रंग का क्रिस्टल हवा में तैरते हुए चमक रहा था। और सबसे खास बात, उस क्रिस्टल के ठीक बीच में एक नंबर चमक रहा था, 5। आर्यन का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो खुशी और रोमांच से भर गया। उसने बिना एक सेकंड की भी देरी किए जल्दी से अपने अवतार को उस क्रिस्टल को उठाने का आदेश दिया। जैसे ही उसके खूनी अवतार ने उस चमकते हुए क्रिस्टल को छुआ, वो क्रिस्टल एक अजीब सी सफेद रोशनी में बदलकर टूट गया और अवतार के शरीर में समा गया। और ठीक उसी पल असली दुनिया में एक चमत्कार हुआ। आर्यन को महसूस हुआ जैसे उसके हाथ में पकड़े फोन की स्क्रीन से निकलकर एक जबरदस्त और गर्म एनर्जी की लहर उसके हाथ की नसों से होती हुई सीधे उसके शरीर में दौड़ गई हो। उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में एक हल्का सा बिजली का झटका महसूस हुआ। उसकी नसें फड़कने लगी और उसके अंदर की प्राइमोर्डियल एनर्जी जो इतने दिनों से शांत थी, वो अचानक किसी ज्वालामुखी की तरह तेजी से बढ़ने लगी। गेम के अंदर तुरंत उसके अवतार का स्टेटस भी बदल गया। हरे रंग की लाइन में लिखा आया, प्राइमोर्डियल एनर्जी 4 से बढ़कर 5 हो गई थी। आर्यन के चेहरे पर एक विजेता वाली मुस्कान आ गई। उसे पता था कि डायमेंशनल जीवों को मारने के बाद हमेशा कुछ नहीं मिलता, पर कभी-कभी उनसे अलग-अलग तरह के क्रिस्टल मिलने का चांस होता था। ताकत बढ़ाने वाले, रफ्तार तेज करने वाले, जिस्मानी ताकत मजबूत करने वाले और प्राइमोर्डियल एनर्जी क्रिस्टल्स सबसे आम थे। असल दुनिया में जो लोग अपनी जान पर खेलकर जोन्स में जाकर शिकार करते थे, उन्हें जो क्रिस्टल्स मिलते थे उन पर कोई नंबर नहीं लिखा होता था और ना ही कोई इंसान आर्यन की तरह अपना सटीक स्टेटस नंबरों में देख सकता था। उन्हें बस इतना पता चलता था कि क्रिस्टल को शरीर में इस्तेमाल करने से उनकी ताकत थोड़ी बढ़ गई है, पर वो कितनी बड़ी है, उसका सही लेवल क्या है, इसका अंदाजा लगाना अंधेरे में तीर चलाने जैसा था। लेकिन आर्यन आर्यन के हाथ में जो ये रहस्यमयी फोन था, वो सिर्फ कोई टाइम पास करने वाला गेम नहीं था। ये एक ऐसा जादुई खजाना था जो उसे वो कीमती क्रिस्टल्स अपने स्कूल के पीछे छिपकर घर बैठे बिना किसी खरोंच के दिला सकता था। जिन क्रिस्टल्स को पाने के लिए दूसरे लोग भयानक जोन्स में अपनी जान जोखिम में डालते थे, कटते थे, मरते थे, वो आर्यन को बस अपनी उंगलियां चलाकर मिल रहे थे। और सबसे बड़ी बात, ये फोन उसे न सिर्फ अपनी बल्कि गेम में मौजूद हर जीव और हर क्रिस्टल की ताकत को नंबरों में देखने की जादुई शक्ति देता था। वो दुनिया का इकलौता ऐसा इंसान था जो अपनी तरक्की को नाप सकता था। आर्यन ने अपनी मुट्ठी भींची। उसके अंदर बहती हुई उस नई एनर्जी का एहसास उसे पागल कर रहा था। वो आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया और उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, दुनिया सोचती है कि मैं खत्म हो गया, पर उन्हें क्या पता, कभी कभी लगता है कि अपूर्ण ही भगवान है। बर्बादी का नाटक करने वाले इस लड़के की असली कहानी तो अब बस शुरू ही हुई थी।